नमस्कार। बेंगलुरु में एक रेलवे ब्रिज के नीचे एक लावारिस ट्रॉली बैग मिलता है जिसमें एक लड़की की लाश थी, लेकिन उस बैग में ऐसा कोई सुराग नहीं था जिससे लाश की शिनाख्त की जा सके। हालांकि बैग में ठूसी गई लड़की की लाश का चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, समझ में आ रहा था, और उस लड़की का वो चेहरा सोशल मीडिया के जरिए बेंगलुरु से 2400 किलोमीटर दूर बिहार के नवादा जिले के उस गांव तक पहुंच जाता है जहां से 15 मई को एक लड़की गायब हो गई थी। दोस्तों नमस्कार। आज इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन थी वो लड़की, किसने उसकी हत्या की, कैसे की, और उसकी लाश उसके घर से 2400 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में रेलवे ब्रिज के नीचे कैसे पहुंच गया। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सच्ची घटना है आईटी सिटी बेंगलुरु की। 21 मई की सुबह बेंगलुरु के बाहरी इलाके में मौजूद चंदापुरा रेलवे ब्रिज के नीचे नीले रंग का एक ट्रॉली बैग लावारिस हालत में पड़ा था। उस रेलवे ब्रिज के ऊपर मेन रेलवे लाइन है, वहां से बेंगलुरु तक आने जाने वाली तमाम ट्रेनें गुजरती हैं। सुबह का वक्त था, तभी कूड़ा बीनने वाले एक शख्स की नजर उस बैग पर पड़ती है। इस लालच में कि बैग के अंदर कोई कीमती सामान हो, कूड़ा जो बीनने वाला था बैग खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बैग उससे खुलता नहीं है। तब वो बैग के ऊपरी सिरे के एक हिस्से को किसी नुकीली चीज से उसको काट देता है। अब जैसे ही बैग के अंदर उसकी नजर पड़ती है, वो चीखता हुआ वहां से भाग खड़ा होता है। दरअसल उस बैग के अंदर एक लड़की की ठूसी हुई लाश थी। थोड़ी देर बाद बेंगलुरु के सूर्य नगर पुलिस स्टेशन को एक फोन आता है। फोन करने वाला चंदापुरा रेलवे ब्रिज के नीचे लावारिस पड़े उस बैग और बैग में रखी एक लड़की की लाश की जानकारी सूर्य नगर जो पुलिस है उसको देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर थी। खबर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। बैग और लाश दोनों की तलाशी ली जाती है, लेकिन पुलिस को मायूसी हाथ लगती है। बैग के अंदर ऐसी एक भी कोई चीज नहीं मिलती है जिससे लड़की की शिनाख्त हो सके। लेकिन शुक्र इतना था कि लड़की की लाश का चेहरा सही सलामत था। तत्काल पुलिस लाश को सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जिस तरह से रेलवे ब्रिज के नीचे ये बैग और बैग के अंदर से लाश बरामद हुई थी, उसे देखते हुए पहली नजर में पुलिस को यही लगा कि कातिल ने किसी चलती ट्रेन से इस बैग को यहां फेंका है। अब पहले चश्मदीद यानी कूड़ा बीनने वाले से पूछताछ के लिए पुलिस जाती है, उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद कूड़ा बीनने वाले से पूछताछ के बाद बेंगलुरु पुलिस इस जांच में जुट जाती है कि अंदाजन जिस वक्त ये बैग इस रेलवे ब्रिज के नीचे फेंका गया तब क्या वक्त हुआ होगा और कौन कौन सी ट्रेन उस वक्त यहां से गुजरी होगी। लेकिन बेंगलुरु पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगती है, यहां तक कि बैग से बरामद लड़की की शिनाख्त भी नहीं हो पाती है। लेकिन दोस्तों तब तक इसी बीच होता क्या है कि वहां इकट्ठा लोगों द्वारा बैग से झांकती लड़की की तस्वीर वाली खबर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ फैल जाती है। बैग के ऊपरी फटे हुए हिस्से से लड़की का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। यही चेहरा सोशल मीडिया पर कई जगह इस बैग के साथ दिखाया जाने लगता है। सोशल मीडिया पर उस फोटो के साथ स्थान और शहर का नाम लिखा पोस्ट लोग शेयर कर रहे होते हैं। इसी बीच 2 दिन बीत जाते हैं। बेंगलुरु पुलिस अब भी 2 दिन बाद भी बेंगलुरु पुलिस के हाथ खाली होते हैं। इसी दौरान इत्तेफाक से 23 मई 2025 को बेंगलुरु में बैग से मिली लड़की की लाश की खबर और तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाना पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस जब बैग से झांकती लड़की की लाश के चेहरे को देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये उसी लड़की की लाश हो सकती है जो 15 मई से हिसुआ से गायब है।
दोस्तों, दरअसल बिहार राज्य में नवादा जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है हिसुआ। नवादा के इसी हिसुआ थाने से, और हिसुआ गांव भी है, हिसुआ गांव से 15 मई को 17 साल की एक लड़की अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। लड़की के पिता, जिनका नाम निर्मल दास होता है, और घर वाले उसे हर तरफ ढूंढते हैं, पर लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता है। थक हार कर लड़की के पिता हिसुआ थाने में बेटी की किडनैपिंग की शिकायत दर्ज करा देते हैं। पुलिस शिकायत तो दर्ज कर लेती है, लेकिन निर्मल दास की बेटी का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, अब जब हिसुआ पुलिस 23 मई 2025 को बेंगलुरु में बैग से मिली लड़की की लाश की खबर और तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए देखती है, तो हिसुआ पुलिस को लगभग यकीन हो जाता है कि ये उसी लड़की की लाश हो सकती है जो 15 मई से हिसुआ से गायब है। क्योंकि दोस्तों, 15 मई को अपनी लड़की की किडनैपिंग की शिकायत दर्ज करते समय निर्मल दास ने एक तस्वीर पुलिस को दी थी। वो तस्वीर और लाश का चेहरा पुलिस को लगभग मिलता जुलता लगता है। दोस्तों, हिसुआ पुलिस तत्काल बेंगलुरु के सूर्यनगर पुलिस स्टेशन से संपर्क करती है, और ये कंफर्म होते ही कि बैग से बरामद लाश निर्मल दास की बेटी की ही है, फौरन हिसुआ पुलिस की एक टीम बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाती है। वहां लड़की के पिता अपनी बेटी की लाश की शिनाख्त करते हैं, और इस तरह 21 मई को बेंगलुरु के चंदापुर रेलवे ब्रिज के नीचे ट्रॉली बैग में मिले लड़की की लाश का शिनाख्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, शिनाख्त तो हो जाती है, पर कहानी अभी अधूरी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लड़की का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को बैग में ठूसा गया था। अब दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक यह भी स्पष्ट हो गया था कि लड़की को गला घोट कर मारा गया है। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, लड़की के सीने पर बैठकर उसका गला घोटा गया था। लिहाजा पुलिस के सामने अब दो सवाल थे। पहला सवाल था, आखिर लड़की का कातिल कौन है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह था कि बिहार के नवादा के हिसुआ गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की गांव से 2400 किलोमीटर दूर बेंगलुरु कैसे पहुंच गई? यह अपने आप में एक ऐसा उलझा हुआ सवाल था पुलिस के सामने, जिसका जवाब ढूंढे बिना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। दोस्तों, चूंकि लाश बेंगलुरु में मिली थी और केस बेंगलुरु के सूर्यनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज था, लिहाजा केस बेंगलुरु पुलिस का ही था। लेकिन दूसरी तरफ लड़की की किडनैपिंग का केस बेंगलुरु से दूर नवादा के हिसुआ थाने में दर्ज हुआ था। लिहाजा अब दोनों राज्यों की पुलिस ने एक दूसरे की मदद से केस को सुलझाने का फैसला किया। लड़की के पिता निर्मल दास ने अपनी शिकायत में जो बताया था, उन्होंने अंदेशा जताया था कि उनकी बेटी का किडनैप हुआ है, और किडनैप करने वाले का नाम आशिक कुमार है। दोस्तों, आशिक कुमार हिसुआ के बराबर वाले गांव का रहने वाला है, शादीशुदा है। आशिक कुमार की पत्नी और बच्चे वहीं नवादा में ही रहते हैं, जबकि वो खुद बेंगलुरु में नौकरी करता है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के बाद लड़की के पिता निर्मल दास उस समय जब वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाए थे, आशिक कुमार के घर भी गए थे, उसकी मां और पत्नी से भी मिले थे। अब चूंकि किडनैपिंग की रिपोर्ट नामजद थी, लिहाजा हिसुआ पुलिस ने सबसे पहले आशिक कुमार के गांव में दबिश दी। इत्तेफाक से आशिक कुमार गांव में ही मिल गया। उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ खत्म होते होते आशिक कुमार के साथ साथ कुल 7 लोग हिसुआ पुलिस की हिरासत में थे। उनमें आशिक के दोस्त और दोस्तों के अलावा बेंगलुरु में रहने वाले उसके फूफा फूफी भी शामिल थे। इस बीच बेंगलुरु पुलिस भी नवादा पहुंच गई थी। चूंकि केस बेंगलुरु पुलिस का था, लिहाजा सभी आरोपियों को नवादा पुलिस बेंगलुरु पुलिस को सौंप देती है। सभी आरोपियों को अब बेंगलुरु लेके जाती है। पूछताछ के बाद ट्रॉली बैग और बैग से बरामद लड़की के कत्ल की जो कहानी सामने आती है, वो कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, दरअसल आशिक कुमार 3 साल पहले नौकरी के लिए बेंगलुरु गया था। बेंगलुरु में उसके फूफा फूफी पहले से ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे।
फूफा ने ही आशिक की नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में लगा दी थी। वो बेंगलुरु में फूफा फूफी के साथ ही घर में रहता था। इधर बेंगलुरु जाने से पहले की कहानी यह है कि नाबालिग जो लड़की जो गुमशुदा जो खो गई थी, जिसकी किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज थी, उस लड़की के साथ उसकी जान पहचान थी। अब मई 2025 में छुट्टी में आशिक कुमार घर आया। इस बीच उसने बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की को अपने साथ बेंगलुरु चलने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद 15 मई का वो दिन, 15 मई को आशिक कुमार लड़की के साथ नवादा से हिसुआ गांव से सड़क के रास्ते गया रेलवे जंक्शन पहुंच जाते हैं। हिसुआ से गया रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। गया जंक्शन से दोनों एक ट्रेन में बैठते हैं और कोलकाता पहुंचते हैं। गया से कोलकाता की दूरी लगभग 500 किलोमीटर। कोलकाता पहुंचने के बाद आशिक कुमार बेंगलुरु की ट्रेन में सवार हो जाता है, साथ ही लड़की भी होती है। कोलकाता से बेंगलुरु तक की दूरी लगभग 1900 किलोमीटर है। इस तरह तकरीबन 2400 किलोमीटर का सफर तय कर आशिक कुमार उस नाबालिग लड़की को लेकर अपने साथ बेंगलुरु चला जाता है। बेंगलुरु में वो उसे अपने फूफा फूफी के घर ले जाता है। आगे भी दोनों वहीं साथ में रहते हैं। 2-3 दिन ही बीते थे अभी कि वो 20 मई की तारीख सुबह फूफा फूफी ड्यूटी पर जा चुके थे। घर में आशिक कुमार और वो नाबालिग लड़की अकेले थे। तभी किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसी झगड़े के दौरान आशिक कुमार उसका गला घोटने लगता है, उसे जमीन पर पटक देता है, फिर उसके सीने पर बैठकर उसका गला घोट देता है। थोड़ी देर बाद जब उसे एहसास होता है कि वो मर चुकी है, तब वो घबराकर अपने दोस्तों को फोन करता है। वो उन्हें अपने उसी घर में बुलाता है जहां उसने अभी अभी कत्ल किया था। लेकिन दोस्तों, वो अपने दोस्तों को कत्ल वाली बात फोन पर नहीं बताता है। जैसे ही उसके दोस्त घर पहुंचते हैं, सामने पहली बार वो फर्श पर पड़ी नाबालिग लड़की की लाश देखते हैं। उसके दोस्त घबरा जाते हैं। तब आशिक कुमार उनको धमकाता है, धमकी देता है, तुम्हें पुलिस में यही बयान देना है कि इसने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है, वरना तुम सबको भी अपने साथ फंसा दूंगा। डर के मारे सभी दोस्त तैयार हो जाते हैं। इसके बाद खुदकुशी की कहानी गढ़ने के लिए वो घर की खिड़की का शीशा तोड़ देते हैं, ताकि पुलिस को यही लगे कि दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़की का शीशा तोड़कर ये लोग उस नाबालिग लड़की को बचाने अंदर दाखिल हुए थे। पर दोस्तों, पाप छूटा नहीं है। उन्होंने गलती ये की, खिड़की का शीशा अंदर से तोड़ा, लिहाजा टूटे हुए शीशे बाहर की तरफ गिरे। अगर वो बाहर से तोड़ते तो शीशे अंदर की तरफ गिरते। जांच पड़ताल के दौरान बाद में जब पुलिस मौके पर गई, तब भी शीशे बाहर ही पड़े मिले थे। ये इस केस में एक अहम सबूत था। इस बीच खुदकुशी की कहानी गढ़ी जा रही थी। अब शाम हो चुकी थी। फूफा फूफी ड्यूटी से घर आ चुके थे। लाश अब भी घर में ही पड़ी थी। हत्यारा आशिक कुमार फूफा फूफी को भी धमकाता है। इस बीच रात हो गई थी। तब पहली बार आशिक के फूफा ने ही उसे यह सलाह दिया कि ये सब कहानी गढ़ना छोड़ो और लाश को ले जाकर ऐसी जगह ठिकाने लगा दो कि कभी लाश मिले ही नहीं। इसके बाद आशिक और उसके दोस्त एक ट्रॉली बैग खरीद लाते हैं। उसमें नाबालिग लड़की की लाश को पैक करते हैं। फिर आशिक के फूफा ऑनलाइन एक कैब बुक करता है। इसके बाद उसी कैब में रात के अंधेरे में आशिक और उसके दोस्त ट्रॉली बैग लेकर चंदापुरा रेलवे ब्रिज के करीब पहुंचते हैं। हालांकि ट्रॉली बैग और फिर यूं सुनसान जगह पर कैब से उतरने पर कैब ड्राइवर को शक तो होता है, पर वो अपना किराया लेकर निकल जाता है। बाकी ज्यादा वो कुछ नहीं करता है। इसके बाद मौका देखकर आशिक और उसके दोस्त इस बैग को चंदापुरा रेलवे ब्रिज के नीचे ठीक उसी जगह फेंक कर चले जाते हैं जहां से अगले दिन यानी कि 21 मई की सुबह बेंगलुरु पुलिस तक इस बैग और बैग में बंद लाश की खबर पहुंचती है। और इस तरह 2400 किलोमीटर लंबी खूनी साजिश अपने अंजाम तक पहुंचती है। दोस्तों, चलते चलते बता दूं कि मरने वाली लड़की का नाम रिया था। दोस्तों, चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि दोस्तों, लड़कियां परिवार की इज्जत होती हैं, हर परिवार की। आधुनिकता, प्यार, मोहब्बत अक्सर धोखे के साथ खत्म होते हैं। हम हजारों प्यार मोहब्बत घर से भागने की घटनाओं को देखते हैं। उन हजार में से शायद 1-2 प्यार मोहब्बत घर से भागने वाले सही सलामत
मरते दम तक साथ निभा पाते हैं, सही सलामत जिंदगी जी पाते हैं, वरना तलाक, हत्या, 35 टुकड़े, सूटकेस में लाश और नहीं तो रेड लाइट इलाके में ग्राहकों का हवस मिटाने के लिए ये नासमझ मासूम लड़कियां बेच दी जाती हैं। प्यार, मोहब्बत और घर से भागने वाली मासूम लड़कियां इतनी बुरी स्थिति में फंस जाती हैं कि वो फिर कहीं की नहीं रह जाती हैं, या तो मौत के समान नरक जिंदगी। इसलिए आपका अगर सबसे बड़ा कोई शुभचिंतक है तो माँ बाप, भाई, चाचा और परिवार के लोग हैं। उनके साथ सलाह मशविरा, उनके सुझाव, उनकी सहमति, उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। फिर माँ बाप की खुशी का भी ध्यान रखें। इस प्रकार माँ बाप भी खुश और आप भी खुश, क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद के बिना जीवन बेचैन ही रहेगा, कभी चैन नहीं मिलेगा। इस बात को आप खूंटे बांध लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इस घटनाक्रम को बताने का मेरा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को किसी प्रकार से तकलीफ पहुंचाना नहीं है। लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम।